ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है क्वालिटी कंट्रोल। अगर आपको कंप्लीट सीरीज़ का लिंक चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी कंट्रोल का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस और लास्ट में हम देखेंगे इसकी टेक्निक्स को। इसके अलावा आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की इस PDF बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इस PDF बुक को काफ़ी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे में प्रिपेयर किया गया है विद इमेजेस एंड एग्जाम्पल, ताकि आपका स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट हो और आप हर टॉपिक को आसानी से समझ सकें। तो इस PDF बुक का परचेज लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के मीनिंग से। क्वालिटी कंट्रोल को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्यों क्वालिटी कंट्रोल ज़रूरी है। देन मीनिंग देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल का, बाद में स्टेप्स देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल की प्रोसेस में कि अगर एक कंपनी को क्वालिटी कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना है अपनी प्रोसेस में तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। आज के टाइम में क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि टफ कंपटीशन और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकती है जो क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर सप्लाई करती है। इसके साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी हेल्प करती है लॉन्ग टर्म में ब्रांड की इमेज बिल्ड करने में। एग्जांपल के लिए एप्पल, डेल, फ्लिपकार्ट, सैमसंग एक्सेट्रा। तो इनकी ब्रांड इमेज एक ही दिन में रातों रात नहीं बनी थी। काफ़ी लंबे समय बाद जब इन्होंने अपने क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर किए, तब धीरे धीरे इनका ब्रांड बनना स्टार्ट हुआ। कंटिन्यू करेंगे इंट्रोडक्शन को। अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी को चाहती है तो क्वालिटी कंट्रोल हेल्प करता है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल असिस्ट करता है कंपनी को अवेलेबल रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिव मैनर में यूटिलाइज करने के लिए, जिससे क्वालिटी इंक्रीज होती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होती है। इसलिए क्वालिटी ऑफ कंट्रोल का एक ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल का मीनिंग। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है इस्टेब्लिश करना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को और इन इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना। इन स्टैंडर्ड्स की मेंटेनेंस ये इंश्योर करती है कि स्टैंडर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है। तो अगर कोई भी डिफरेंस है एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में, तो प्रॉपर स्टेप्स लिए जाते हैं इसे ओवरकम करने के लिए। तो कंट्रोल में क्या कर रहे हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखा जा रहा है, ताकि प्रोडक्शन इन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब है टेस्टिंग करना प्रोडक्ट और सर्विस की डिफरेंट पॉइंट्स पर प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। इसका एम होता है सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वालिटी को अचीव करना और कंट्रोल करना अगर कोई भी वेरिएशन आती है एक्चुअल और सेट स्टैंडर्ड के बीच में, ताकि मैन्युफैक्चरर एक्सेलेंस को ऑब्टेन कर सके जब वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। अब जानते हैं क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला, इस्टेब्लिश करना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, जैसे प्रोडक्ट का क्या साइज़, डिज़ाइन, ड्यूरेबिलिटी, अपीयरेंस होगा। दूसरा, सेलेक्ट करना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। तीसरा, डेवलप करना मेजरमेंट टेक्निक को, ये इंश्योर करने के लिए कि प्रोडक्शन प्रोसेस सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। चौथा, मॉनिटर करना प्रोडक्ट की क्वालिटी को। पाँचवा, करेक्टिव एक्शन लेना अगर किसी भी तरह की डेविएशंस पाई जाती हैं। तो ये था क्वालिटी कंट्रोल का मीनिंग। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, ये इस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड्स को क्वालिटी अचीवमेंट के रिगार्डिंग। मतलब जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कंपनी आने वाले टाइम में अचीव करने वाली हैं, उसके रिगार्डिंग ये स्टैंडर्ड्स सेट करता है। असेस करता है रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड की क्वालिटी को प्रोडक्शन प्रोसेस के वेरियस स्टेजेस में। डिटरमाइन करता है कि क्या प्रोडक्ट सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, फाइंड आउट करता है डेविएशन का रीज़न अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है। प्रॉपर स्टेप्स लेता है ताकि इन डेविएशंस को ओवरकम किया जा सके।
रिड्यूस करता है रॉ मटेरियल, मशीन और वर्कफोर्स की वेस्टेज को। तो ये ऑब्जेक्टिव थे क्वालिटी कंट्रोल के। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में हम इन 5 इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है कॉस्ट रिडक्शन। मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सेट करती है ताकि वो क्वालिटी में एक्सेलेंस को अचीव कर सके, और डेवलप करते हैं मेथड्स एंड टेक्निक को ताकि क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ कंपनी रिड्यूस करती है रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट की वेस्टेज को। इन सभी का रिजल्ट ये निकलता है कि कॉस्ट में रिडक्शन होती है। तो क्वालिटी कंट्रोल का काम है कॉस्ट में रिडक्शन करना। सेकंड है इंक्रीज इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में प्रॉपर प्रिकॉशंस ली जाती है ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस को सेट स्टैंडर्ड्स या गोल के अकॉर्डिंग किया जा सके। रॉ मटेरियल, स्टाफ और मशीन में वेस्टेज को कम किया जा सके। इन सभी का फ़ायदा कंपनी को ये मिलता है कि इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। तो अगर हर एक एक्टिविटी को सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाएगा, इसके साथ जितने भी वेस्टेज है उसे एलिमिनेट किया जाएगा, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। थर्ड है इम्प्रूवमेंट इन द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम एम्प्लॉय को ज़्यादा कॉन्शियस बनाता है क्वालिटी के रिगार्डिंग। इसके लिए एम्प्लॉयज़ एक्वायर करते हैं नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग। वो अपने बेस्ट एफर्ट पुट करते हैं ताकि गुड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, और इस एफर्ट्स के लिए उन्हें प्रेज़ किया जाता है। मतलब जो एफर्ट्स एम्प्लॉय लगाते हैं क्वालिटी को अचीव और मेंटेन करने के लिए, उनके लिए उन्हें प्रेज़ किया जाता है। इससे एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट होता है। फोर्थ है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्वालिटी कंट्रोल मैक्सिमाइज करता है रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को, ये इंश्योर करके कि रिसोर्सेज जैसे कि मैन, मटेरियल, मशीन और इक्विपमेंट का इफ़ेक्टिव मैनर में यूज़ किया जा रहा है। सेट स्टैंडर्ड और प्लान कंट्रोल करते हैं रिसोर्सेज की वेस्टेज और लो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को एप्रोप्रिएट टाइम में एक्शन लेकर, जिससे कि रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। फिफ्थ है इंक्रीज इन सेल्स। क्वालिटी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है सेल्स पर। एक तरफ क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और दूसरी ओर रिड्यूस करता है वेस्टेज को प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। ये हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को लो कॉस्ट पर प्रोड्यूस करने में। तो ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि अवेलेबल हैं रीजनेबल प्राइस और बेटर क्वालिटी के साथ, अट्रैक्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को कि वो उनका प्रोडक्ट बाय करें। तो ये थी क्वालिटी कंट्रोल की 5 इम्पोर्टेंस। कॉस्ट को रिड्यूस करता है, एम्प्लॉयज़ के मोरल को इम्प्रूव करता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है रिसोर्सेज का, और सेल को इंक्रीज करता है। देन इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वालिटी कंट्रोल की 7 टेक्निक्स के बारे में। वैसे तो इस वीडियो में हम इन सारी टेक्निक्स को अच्छे से समझेंगे, लेकिन अगर आप इसके नोट्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप इसके डायग्राम प्रोसेस को कैसे एक्सेल में से प्रिपेयर करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके हर टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप टॉपिक का नाम लिखकर बाय स्टूडेंट नोट्स सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला है फ्लो चार्ट्स। ये एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है एल्गोरिथम और प्रोसेस को। इसमें स्टेप्स को वेरियस काइंड के बॉक्सेस में दिखाया जाता है और इनके ऑर्डर को एक एरो के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक प्रोसेस या एल्गोरिथम है जो एक पॉइंट पे स्टार्ट होता है और दूसरे पॉइंट पे ख़त्म होता है। इसके बीच में स्टेप्स को वेरियस काइंड के बॉक्सेस में दिखाया जाता है और इनको कनेक्ट किया जाता है एरो के थ्रू। तो ये एक ड्रामेटिक इलस्ट्रेशन है जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है किसी प्रॉब्लम का। इसको यूज़ किया जाता है वेरियस फील्ड में प्रोसेस को एनालाइज, डिज़ाइन और मैनेज करने के लिए। अब इस फ्लो चार्ट में हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें एक कंपनी को ऑर्डर रिसीव होता है 10 लाख यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होगा, कंपनी देखेगी
रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जो हमें रॉ मटेरियल जितनी क्वांटिटी क्वालिटी चाहिए वो सप्लायर के पास अवेलेबल है या नहीं। देन देखा जाएगा मशीन्स, लेबर और अदर रिसोर्सेज, उनको अरेंज किया जाएगा। देन कैपेसिटी देखी जाएगी कि क्या हम 10 लाख यूनिट को प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं। अगर हाँ तो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, अगर नहीं तो इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर प्रोसेस एंड होती है। तो ये थी सबसे पहली टेक्निक, फ्लो चार्ट। दूसरा है चेक शीट्स। चेक शीट एक डॉक्यूमेंट है जिसका यूज़ किया जाता है रियल टाइम में डेटा को कलेक्ट करने के लिए उस लोकेशन पर जहां डेटा जनरेट हो रहा है। मतलब फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है, उस काम के दौरान ही सारा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। ये रियल टाइम में होता है, ऐसा नहीं कि प्रोसेस ख़त्म हो गया उसको 2-3 दिन के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब एक्चुअल में प्रोसेस या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसी समय डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है। ये कलेक्टेड डेटा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकता है। क्वांटिटेटिव जहाँ पे हम न्यूमेरिकल या मैथमेटिक्स टर्म का यूज़ करते हैं और क्वालिटेटिव में हमारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो अगर डेटा क्वांटिटेटिव है तो समटाइम इसे टैली शीट भी कहा जाता है। तो ये एक एग्जांपल है चेक शीट का, जिसमें कस्टमर कंप्लेंट्स को नोट डाउन किया गया है मंथ के अकॉर्डिंग, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो इसमें ये नोट किया गया है कि रीजंस क्या हैं कस्टमर कंप्लेंट के, जैसे कि ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, ऑर्डर गलत जगह पर डिलीवर हो गया, ऑर्डर डिलीवरी के टाइम डैमेज हो गया या फिर ऑर्डर की लेट डिलीवरी हुई। तो हर मंथ के अकॉर्डिंग इसे नोट किया गया है, जो रीजंस हैं उस मंथ में क्या क्या उसकी आउटकम रही है, देन टोटल कैलकुलेट किया गया है। अब अगर हम टोटल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रीजंस हैं कस्टमर कंप्लेंट के कि ऑर्डर डिलीवर ही नहीं हुआ है। तो कंपनी इस पर काम करेगी कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो उसको वो ओवरकम करेगी। इसी तरह ये हेल्प करता है जितने भी रीजंस हैं उसको फाइंड आउट करने में और उस रीजंस को दूर करने के लिए, ताकि कस्टमर को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जा सके। थर्ड है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसे फिशबोन डायग्राम भी कहा जाता है। ये शो करता है नंबर ऑफ पॉसिबल कॉज ऑफ प्रॉब्लम, मतलब एक प्रॉब्लम के क्या क्या नंबर ऑफ कॉज हो सकते हैं, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, और इसके लिए कंपनी को ज़रूरत है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कि कंपनी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है, और उसे राइट साइड का जो बॉक्स है जिसे फिश हेड कहते हैं वहाँ राइट डाउन किया जाता है। तो ये फिश की एक इमेज है और फिश डायग्राम में ये फिश का हेड है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम लिखी जाती है कि किस प्रॉब्लम के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, उसका यहाँ पे टाइटल दिया जाता है, जैसे कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या बनाना है तो उस समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे पहले फिश हेड में हमें प्रॉब्लम को लिखना है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। अब कंपनी फाइंड आउट करेगी कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब उस प्रॉब्लम के क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, किस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। और कॉज को डिवाइड किया जाएगा डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि मैन पावर, प्रोसेस, मटेरियल और मशीन एक्सेट्रा। अब हेड में लिया हमने प्रॉब्लम को जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, वो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर हमें एक नया प्रोडक्ट तैयार करना है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन इसे हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जैसे मैन पावर, मटेरियल, मेथड्स, मशीन। देन देखेंगे कि इसके अंडर क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो हो सकता है कि मटेरियल की क्वालिटी अच्छी ना हो, और अगर अच्छी हो तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। स्टोरेज की प्रॉब्लम हो, अब आपने मटेरियल मंगवा तो लिया लेकिन आपके पास इतनी स्टोरेज ही नहीं है कि आप उसे स्टोर करके रख सकें। और अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे भी स्टोर करने की आपके पास कैपेसिटी नहीं है। रॉन्ग परचेज ऑर्डर, आपने ऑर्डर कुछ करना था लेकिन आपने ऑर्डर कोई और मटेरियल कर दिया, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरह सबसे पहले जिस प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करनी है उसे फिश हेड में लिखेंगे और बाद में उसके कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फोर्थ है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट को शेवहार्ट चार्ट और स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट भी कहा जाता है। ये एक ग्राफ है जिसमें डेटा को प्लॉट किया जाता है टाइम ऑर्डर के अकॉर्डिंग।
ये स्टडी करने के लिए कि प्रोसेस ओवर द टाइम कैसे चेंज हो रही है। कंट्रोल चार्ट में 3 लाइन होती है, एक सेंट्रल लाइन जो कि एवरेज को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी अपर लाइन जो कि अपर कंट्रोल लिमिट को रिप्रेजेंट करती है, और थर्ड होती है लोअर लाइन जो कि लोअर कंट्रोल लिमिट को रिप्रेजेंट करती है। इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये एक ग्राफ है जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? ये देखिए, नीचे है नंबर ऑफ डेज 5, 10, 15, 20, यहाँ है नंबर ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे डेज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। इसमें ये सेंट्रल लाइन है जो इसे एवरेज कहते हैं, ये लोअर कंट्रोल लाइन है और ये है अपर कंट्रोल लाइन। अगर डेटा लोअर कंट्रोल लाइन और अपर कंट्रोल लाइन के बाहर है तो उसे आउट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इसमें आउट ऑफ कंट्रोल को रेड डॉट में बताया जाता है और कंट्रोलेबल को ग्रीन डॉट में। तो ऐसा कोई भी डेटा जो लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर होगा उसे आउट ऑफ कंट्रोल कहा जाएगा, और जो इनके अंदर होगा उसे कंट्रोलेबल कहा जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इस सीक्वेंस को देखते हैं तो ये अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर है, लेकिन फिर भी ये आउट ऑफ कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रेंड आउट ऑफ कंट्रोल की ओर जा रहा है। तो अगर ट्रेंड फ्लक्चुएशंस में होगा, जैसे कि यहाँ कभी डाउन अप डाउन अप डाउन, तो ये कंट्रोलेबल होगा। अगर एक ही सीक्वेंस में वो अप साइड जा रहा है या एक ही सीक्वेंस में वो डाउन साइड जा रहा है तो उसे भी आउट ऑफ कंट्रोल कहा जाएगा। अब कंपनी को उसका क्या फ़ायदा होगा? अगर हम 47 डे देखें तो उस समय प्रोडक्शन 0 था, और वहीं अगर हम डे 5 देखें तो उस दिन प्रोडक्शन 100 था। अब कंपनी ये देखेगी कि क्यों 5th डे पर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा था और क्यों 47 पर इतना कम था। इसके रीजंस को फाइंड आउट किया जाएगा। अगर ये ट्रेंड अप डाउन जा रहा है, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसका रीजंस क्या है, इस रीजंस का पता लगाकर कंपनी उस पर स्टडी करती है। 5th है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक अनदर टूल है क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, जो कि यूज़ किया जाता है डेटा को समराइज करने के लिए। हिस्टोग्राम बार ग्राफ की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये बार ग्राफ की तरह सेम नहीं होता है। हिस्टोग्राम में बार के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। ये शो करता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक वैल्यू फॉल होती है एक रेंज के अंदर। तो जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये रेंज है 5 to 10, 10 to 15, 25 to 30, 35 to 35। अब इसमें देखें कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक वैल्यू फॉल होती है। तो 5 to 10 में कितनी बार हुई? 5 बार। 10 to 15 में 8 बार। इस तरह वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी पर कितनी वैल्यूज़ लाई होती हैं। टालर बाल का मतलब होता है कि उस रेंज में ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू फॉल करती है। तो जैसा मैंने बताया, इन सभी टेक्निक्स पर इंडिविजुअली भी वीडियो बना हुआ है जिसमें ज़्यादा डिटेल में सबको बताया गया है। कुछ के बारे में एक्सेल में आपको लाइव बताया गया है कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं हिस्टोग्राम को, कंट्रोल चार्ट्स को। तो इन डेप्थ स्टडी के लिए आप उन्हें भी प्रेफर कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखेंगे हिस्टोग्राम का। हमारे पास रॉ डेटा अवेलेबल है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना टाइम लगता है ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए, और ये टाइम आपको मिनट्स में बताया गया है। तो किसी ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए 4 मिनट लगते हैं, किसी को 22 मिनट लगते हैं, किसी को 23 मिनट लगते हैं। तो ये टाइम बताया गया है आपको मिनट में, इतने टाइम में एक ऑर्डर को फुलफ़िल किया जाता है। अब हम इसका इंटरवल और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। जैसे कि रेंज है 0 से 5, इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है? 3। और वो कैसे हमने फाइंड आउट किया? 1, 2, 3। ये वो नंबर हैं जो 0 से 5 के बीच में लाई करते हैं। तो इसी तरह हर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पर ये टेबल आपको इतना सारा बार बार देखकर फ्रीक्वेंसी निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल पर जब इसे बनाया जाता है तो अब बड़ी आसानी से 1 से 2 मिनट के अंदर आप इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, उस पर अलग से वीडियो अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं हिस्टोग्राम, या आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पर हिस्टोग्राम बाय स्टूडेंट नोट्स। अब इस टेबल के बेसिस पर हिस्टोग्राम चार्ट को प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें एक्स एक्सिस पर इंटरवल को लिया जाता है और वहीं वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को लिया जाता है। 6th है परेटो चार्ट्स। इटालियन इकोनॉमिस्ट और मैथमेटिशियन जिसका नाम था
विल्फ्रेडो पेट्रो ने डेवलप किया था पेट्रो चार्ट को। पेट्रो चार्ट एक बार ग्राफ है डेटा का जो शो करता है कोज ऑफ डिफेक्ट को फ्रॉम लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टू स्मॉलेस्ट। तो टेबल में जो भी आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है उसे आपको अरेंज करना होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की ओर। मतलब कंपनी के पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये पता लगाने में हेल्प करता है कि कौन सी प्रॉब्लम को सबसे पहले सोल्व किया जाना चाहिए। ये फॉलो करता है 80-20 रूल को। मतलब 80% डिफेक्ट 20% कोज की वजह से आते हैं। मतलब अगर हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें 80% डिफेक्ट हैं तो उसके पीछे सिर्फ 20% ही रीज़न होते हैं, और अगर हम उस 20% रीज़न को करेक्ट कर लेते हैं तो हमारा ये 80% का डिफेक्ट भी कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। अब जैसे हमारे पास ये टेबल अवेलेबल है, इसमें दिखाया गया है डिफेक्ट के रीज़न, जैसे क्रैक, स्क्रैच, स्टेन, डेंट, गैप, होल, कलर। ये सारे डिफेक्ट के रीज़न हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी बताई गई है कि क्रैक कितनी बार पड़ता है, 10 बार पड़ता है, स्क्रैच कितनी बार होता है, 42 बार होता है। अब हमें क्या करना है, अरेंज करना है नंबर ऑफ डिफेक्ट को लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर। देन इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। परसेंटेज के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसे अरेंज करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट सबसे पहला क्या है, डेंट 104, देन स्क्रैच, इसी तरह लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इसे अरेंज करेंगे। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। तो डेंट की फ्रीक्वेंसी है 104, तो 104 हम डायरेक्ट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला जो बेस होता है वो एज इट ही आएगा। देन उसके बाद है 42, देन हम 104 में 42 को प्लस करेंगे 146। इसी तरह जब हम इसे अरेंज कर लेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, उसी के अकॉर्डिंग हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। देन परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपका टोटल आता है वही आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो 104 डिवाइडेड बाय 200 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आएगा 52%। इसी तरह अब हर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे 200 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो उसका परसेंटेज। अब लास्ट काम है परेटो चार्ट बार ग्राफ को प्रिपेयर करना। इसके लिए फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज की ज़रूरत होती है। इसे आप एक्सेल पर बड़ी इजीली बना सकते हैं। इस पर वीडियो अवेलेबल है जिस पे लाइव बताया गया कि आप एक्सेल पर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं परेटो चार्ट बाय स्टूडेंट नोट्स, तो आप उसका वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डेंट सबसे ज़्यादा बताया गया है, देन स्क्रैच, होल, इनका आप परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। अब कंपनी ये पता लगा सकती है कि डेंट एक ऐसी चीज़ है जहां पर सबसे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। 7th है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम एक टेक्निक है ये कैलकुलेट करने के लिए कि क्या रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में। पहले वेरिएबल को प्लॉट किया जाता है एक्स एक्सिस पर और दूसरे को प्लॉट किया जाता है वाई एक्सिस पर। इसके बाद इसमें वेरिएबल्स की वैल्यू को डॉट्स की फॉर्म में ग्राफ पर प्लॉट किया जाता है। देन डिग्री ऑफ कोरिलेशन को फाइंड आउट किया जाता है। तो जैसा मैंने बताया, एक तरफ एक्स वेरिएबल, दूसरी तरफ वाई वेरिएबल, और जो भी इनकी वैल्यूज़ होगी उसे डॉट में दिखाया जाएगा। तो जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं हमारे पास दो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि एक्स एक्सिस पर कौन सा वेरिएबल आएगा और वाई एक्सिस पर कौन सा आएगा। तो एक्स एक्सिस पर हम कोस को लेते हैं और वाई पर इफेक्ट को। अब इसका क्या मतलब है, एक तरफ है आवर्स ऑफ स्लीप और दूसरी तरफ है परसेंटेज ऑफ हैप्पीनेस एंड एनर्जेटिक। तो अगर आप नींद लेते हैं तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, आपकी हैप्पीनेस और एनर्जेटिक पर। अगर आप प्रॉपर नींद लेंगे तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे, अगर आप नींद कम लेंगे तो आप लेजी फील करेंगे। तो स्लीप का इफेक्ट किस पर पड़ा, आपकी हैप्पीनेस और एनर्जेटिक पर। और अगर आप हैप्पी और एनर्जेटिक हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपने नींद अच्छी ली है। तो नींद क्या है, कोज है।
एक रीज़न है जिसका इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी हैप्पीनेस पर। तो कोज आपका हमेशा वाई एक्सिस पर आता है और इफ़ेक्ट जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो आता है वाई एक्सिस पर। तो जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हैं, एक्स पर है आवर्स ऑफ स्लीप, वाई पर है परसेंटेज ऑफ हैप्पीनेस एंड एनर्जेटिक। देन स्कैटर डायग्राम को प्रिपेयर किया तो ये एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बना। अब यहाँ इसकी बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं, सर्च कर सकते हैं आप स्कैटर डायग्राम चार्ट बाय स्टूडेंट नोट्स, तो वहाँ पे ये बताया गया है लाइव की कैसे बनाया है और जो भी इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, इसमें एक अगर इंक्रीज़ होता है तो दूसरा भी सेम रेशो में इंक्रीज़ होता है। तो अगर आपकी नींद ज़्यादा ले रहे हैं, अगर आप 4 घंटे नींद ले रहे हैं तो आप लेज़ी फील करेंगे लेकिन थोड़े बहुत एनर्जेटिक होंगे। वहीं अगर आप 6 घंटे लेते हैं थोड़े और ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, 7 घंटे नींद लेते हैं तो फुल एनर्जेटिक फील करेंगे। तो जैसे जैसे आपकी नींद बढ़ती जाएगी आप एनर्जेटिक भी होते जाएंगे। तो एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि अगर आप नींद को इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल भी इंक्रीज़ होता है। तो दोनों में कोरिलेशन सेम है। तो ये थी क्वालिटी कंट्रोल की 7 टेक्निक्स। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्वालिटी कंट्रोल का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस और इसकी टेक्निक्स के बारे में। इसी तरह अगर आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट सीरीज़ का लिंक अवेलेबल है।